नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक वितरित किए नियुक्ति पत्र। नवनियुक्तों से नागरिक देवो भवः का मंत्र अपनाने का आह्वान। पीएम ने युवाओं को बताया राष्ट्र की प्रगति और सफलता की नींव। सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी, 3 और आतंकियों के घर गिराए गए। अब तक कुल 5 आतंकियों के मकान नेस्तनाबूद। पहलगाम हमले की यूएनएससी ने की निंदा। गुजरात में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अहमदाबाद और सूरत से 1000 से अधिक घुसपैठियों को पकड़ा, ज्यादातर बांग्लादेशी नागरिक। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए मंत्रालय के दिशा निर्देश और निवेश पोर्टल की केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की शुरुआत। मेक इन इंडिया की दिशा में बड़ा कदम। इस योजना से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद। और पोप फ्रांसिस की अंतिम विदाई, दुनिया भर से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए अंतिम दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप, ज़ेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी दी श्रद्धांजलि। और आइए अब इन सभी समाचारों को विस्तार से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेले का 15वां संस्करण था। देश भर में कुल 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। अक्टूबर 2022 में रोजगार मेला शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार ने 10 लाख से ज़्यादा स्थायी सरकारी नौकरियां दी हैं। केंद्र सरकार की ये पहल रोजगार सृजन, नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश की आर्थिक प्रगति और आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन ही राष्ट्र निर्माण को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने नवनियुक्तों से नागरिक देवो भवः का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। आपके कार्य का मकसद केवल पद प्राप्त करना नहीं है। आपका पद भारत के हर नागरिक की सेवा करने और देश की प्रगति में अपना योगदान देने के लिए है। अभी कुछ दिन पहले सिविल सर्विसेज डे पर मैंने एक मंत्र दिया था और मैंने कहा था कि हम सरकार में जितने भी लोग हैं, हमारे लिए तो एक ही मंत्र सर्वोपरि होना चाहिए और वो मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव। नागरिक की सेवा ही आपके लिए, हम सब के लिए देव पूजा के समान है। मैन्युफैक्चरिंग, डेटा इनोवेशन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां देश के युवा अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने रख रहे हैं। भारत अब युवाओं को हर एक क्षेत्र में अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन बाद ही मुंबई में आयोजित होने वाले विव सम्मेलन एआई और इमर्जिंग मीडिया के क्षेत्र में युवाओं को एक मंच देगा। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का आयोजन होने जा रहा है। इस आयोजन के केंद्र में भी देश के युवा हैं। देश के यंग क्रिएटर्स को
पहली बार इसी तरह का मंच मिल रहा है। मीडिया, गेमिंग और एंटरटेनमेंट फील्ड के इनोवेटर्स के लिए ये प्रतिभा दिखाने का अभूतपूर्व अवसर है। प्रयागराज में भी राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय फाफामऊ प्रयागराज के अटल प्रेक्षागृह में रोजगार मेले का 15वां संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रोजगार मेले की मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अनुप्रिया सिंह पटेल ने कार्यक्रम में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। यहां नियुक्ति पत्र पाने वाले 96 अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे सभी अभ्यर्थी अपने अपने विभागों में प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसमें वो भारत सरकार के जो एक नए संकल्प के रूप में 2047 के विकसित भारत को बनाने का संकल्प है, उसको सदा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये सारे अभ्यर्थी जो अब अपनी इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे, जीवन में अगले 25-30 साल जो बेहद महत्वपूर्ण समय होगा, इस दौरान वो विकसित भारत निर्माण की यात्रा के साथ भी जुड़ेंगे। मेरा जो चयन हुआ है वह सीआरपीएफ में हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ये रोजगार योजना है, मेला है, इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के कि आज इनके माध्यम से हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है और हम बहुत आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के। रोजगार मेले का 15वां संस्करण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सीजीएसटी भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में उन्होंने पहले नियुक्ति पत्र एक दृष्टिहीन महिला अभ्यर्थी को देकर शुरुआत की। सरकारी नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए सरकार को धन्यवाद किया। इस रोजगार मेले में पूरे देश में 15वीं किस्त के रूप में 51,000 से अधिक नवयुवकों को विभिन्न विभागों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और उन्होंने सभी नौजवानों को एक मूल मंत्र दिया है, नागरिक देवो भव। नागरिकों की सेवा ही देवों की सेवा है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, युवाओं को रोजगार दे रही है, ये बहुत अच्छी है। मुझे ESIC डिपार्टमेंट के लिए चयन किया गया है। मैंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की और मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया और मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हो गया। इस चीज़ के लिए मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है। सरकार ने जैसे एक सर्विसमैन के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाली थी, जिसकी वजह से मुझे 1 महीने में आती जॉब मिल गई। पहले जो प्रोसेस था बहुत लंबा था, 7-8 महीने लग जाते थे। आजकल गवर्नमेंट ने जो है बहुत फास्ट कर दिया है। अभी 2-3 महीने पहले रिजल्ट आया और अभी कल से ही ज्वाइनिंग उन्होंने दे दी है। कभी नहीं सोचा था, 3 साल मेहनत करने के बाद जब ये प्राप्त हुआ तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आज हम रोजगार मेले में आए हैं और प्रधानमंत्री द्वारा ये चलाई जा रही स्कीम है, उसके तहत हमको आज यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिला है और 1 महीने के अंदर हमारी ज्वाइनिंग है। और मेरा इनकम टैक्स में हुआ है इंस्पेक्टर के पद पे। सो मच फॉर द गवर्नमेंट एंड द PM मोदी फॉर ऑफरिंग मी इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। गुरुग्राम में भी रोजगार मेले के 15वें संस्करण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। गुरुग्राम में 147 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। जब से ये संकल्प लिया गया है, कोई 10 लाख बच्चे भारत सरकार की अनेक डिपार्टमेंट्स के अंदर सिलेक्ट हो गए हैं। तो आज ये 15वां था और आने वाले समय के अंदर और होते रहेंगे।
नागर विमानन महानिदेशालय ने शनिवार को सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभाव से बेहतर यात्री हैंडलिंग उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और ओवरफ्लाइट प्रतिबंधों को देखते हुए कई उड़ान मार्गों में काफ़ी बदलाव किया गया है, जिससे उड़ान की अवधि बढ़ गई है और तकनीकी रुकावटों की संभावना है। DGCA ने सलाह दी है कि यात्रियों को मार्ग में बदलाव, यात्रा के समय में वृद्धि और उनकी यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी रुकावट के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। ये संचार चेक इन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से होना चाहिए। सलाह में ये भी कहा गया है कि एयरलाइंस को एक्चुअल ब्लॉक टाइम के आधार पर कैटरिंग सुविधा को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी टेक्निकल स्टॉप ओवर सहित पूरी उड़ान के दौरान पर्याप्त भोजन और हाइड्रेशन और विशेष भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि विमान में मेडिकल सप्लाई को लेकर किसी तरह की कमी ना हो। इसी के साथ संभावित तकनीकी रुकावट वाले हवाई अड्डों पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की पुष्टि करनी होगी। विमानन नियामक के अनुसार कॉल सेंटर और कस्टमर सर्विस टीम को लागू विनियमों के अनुसार देरी, मिस्ड कनेक्शन को हैंडल करने और सहायता या मुआवजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशन, कस्टमर सर्विस, ग्राउंड हैंडलिंग, इन फ्लाइट सर्विस और मेडिकल पार्टनर के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा। नियामक ने कहा, सभी एयरलाइंस को इस निर्देश को अनिवार्य रूप से मानना होगा। इसका पालन न करने पर लागू नागरिक विमानन आवश्यकताओं के तहत विनियामक कार्रवाई हो सकती है। ये निर्देश तुरंत प्रभावी हैं और अगली सूचना तक लागू रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से घाटी में सुरक्षा बल का एक्शन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों के घर धमाके से ध्वस्त कर दिए। अब तक कुल 5 आतंकियों के घर गिराए जा चुके हैं। इन आतंकियों के पहलगाम हमले में शामिल होने का संदेह है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के मुर्रान में जैश-ए-मोहम्मद के एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के घर को भी उड़ाया। इसने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी। 2018 में पाकिस्तान में ट्रेंड एहसान हाल ही में घाटी में फिर से दाखिल हुआ था। इसी तरह सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के आतंकवादी जाकिर अहमद गनई का घर ध्वस्त कर दिया है। कुलगाम के मतलहामा में गनई के घर को सेना ने विस्फोट कर ध्वस्त कर दिया। गनई 2023 से आतंकी रैंकों में सक्रिय है। इसके अलावा शोपियां में छोटीपोरा में आतंकवादी शाहिद अहमद कुटे का मकान भी ध्वस्त कर दिया गया। शाहिद 2002 से सक्रिय है। सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के कायमोह इलाके के ठोकरपोरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पहलगाम आतंकवादी हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के जम्मू कश्मीर स्थित घर विस्फोट में नष्ट कर दिए गए। ये घर गुरुवार रात को विस्फोट में नष्ट हुए। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों आदिल हुसैन थोकर और आसिफ शेख के मकानों में तलाशी ले रहे थे, तभी वहां पहले से रखे विस्फोटकों में विस्फोट हो गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटकों के कारण मकान नष्ट हुआ। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का निवासी थोकर मंगलवार को पहलगाम में किए गए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल है।
जबकि पुलवामा जिले के त्राल निवासी शेख के भी हमले की साजिश में शामिल होने का संदेह है। यूएन की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। सुरक्षा परिषद ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा करार दिया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सुरक्षा परिषद ने कहा कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। साथ ही सुरक्षा परिषद ने सभी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद प्रस्तावों के तहत इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। राजदूतों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसका हर तरह से मुकाबला करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया। पहलगाम में आतंकवादी हमले में नेपाली नागरिक सुदीप न्यौपाने की हत्या के खिलाफ काठमांडू की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नेपाल की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन करने की निंदा करते हुए विरोध मार्च भी निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सूत्रों के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में पाकिस्तान दूतावास को आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए एक ज्ञापन पत्र सौंपा और मांग की कि पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। गुजरात पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। गुजरात के अहमदाबाद में 890 गैर कानूनी तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं सूरत में 150 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। अहमदाबाद और सूरत पुलिस की एसओजी और क्राइम ब्रांच टीमों ने अलग अलग इलाकों से अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को चड़ोला क्षेत्र में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। हिरासत में लिए गए घुसपैठियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बरामद हुए हैं। इनके खिलाफ पूछताछ जारी है और जांच पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। पुलिस ने इस ऑपरेशन को अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़ी सफलता बताया और कहा कि सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन के बाद एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से आगे के बारे में चर्चा की गई ताकि जल्द ही दूसरे जिलों में भी ये कार्रवाई हो। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के गृह मंत्री मौजूद थे। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार वेटिकन सिटी में किया जा रहा है। अंतिम संस्कार की प्रार्थना वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में चल रही है। दुनिया भर से राष्ट्राध्यक्षों और प्रतिनिधियों सहित हजारों लोग दिवंगत पोप को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष जोशुआ डिसोजा भी पोप के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पोप फ्रांसिस को रोम के सेंट मैरी मेजर में दफनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे जो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख बने। उनका निधन 88 वर्ष की आयु में 21 अप्रैल को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के लोगों की ओर से पोप फ्रांसिस को श्रद्धांजलि अर्पित की।
समाज के प्रति उनकी सेवा को दुनिया हमेशा याद रखेगी। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज प्रतियोगिता ने एनिमेशन, VFX, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल प्रोडक्शंस के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे युवाओं को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का सुनहरा अवसर दिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता के अंतिम दौर में शीर्ष 42 प्रतियोगी चुने गए हैं। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में उभरती भारतीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। मुंबई की रहने वाली प्रतिभाशाली एनिमेशन फिल्म निर्माता और डिजाइन शिक्षिका श्वेता मराठे को एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज के अंतिम दौर में चुना गया है, जिनकी एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म मेल्टिंग शेम समाज में दुर्व्यवहार और उससे जुड़े कलंक विषय पर आधारित है और जिसका उद्देश्य किशोरों और युवाओं के साथ तालमेल बिठाना है। Melting Shame is an animated short film of 12 minutes and it deals with the shame associated with abuse for teenagers and young adults. And the process, I mean, it's a very personal story, and right now we've finished the screenwriting drafts and we have begun with like storyboarding it and pitching it to investors, distributors, and beginning into the production of it. So it's like starting with the animatics and all of that. एनिमेशन फिल्म मेकर्स चैलेंज में श्वेता सह निर्माताओं और वितरकों को अपनी फिल्म मेल्टिंग शेम के बारे में जानकारी देंगी। उनका कहना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और डांसिंग एटम्स के साझा सहयोग से आयोजित ये शिखर सम्मेलन प्रतिभाओं को अपना हुनर दिखाने और इस क्षेत्र में नेताओं से जुड़ने का एक मंच प्रदान करता है। Waves is an amazing platform for creators like me. Like, it gives us a platform to showcase our work, our projects to investors and distributors, and like it's a great way where we can connect with buyers who are actually interested in our projects, and it will help us in development of this whole industry, because there wasn't a platform before where you could buy the ministry, and they're just taking a huge effort so that we can also like showcase it to the global audience. मुंबई में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य एनिमेशन के क्षेत्र में रचनात्मक कहानीकारों की प्रतिभा को मंच देना है। ये प्रतियोगिता इस बात की भी पुष्टि करती है कि भारत जल्द ही एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में वैश्विक पावर हाउस के रूप में उभरेगा। DD न्यूज के लिए मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट। और अब खबर कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी हुई। इस वर्ष पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त 2025 तक चलेगी। इस बार 5 बैच उत्तराखंड राज्य से लिपुलेख दर्रे को पार करते हुए और 10 बैच सिक्किम राज्य के नाथुला दर्रे को पार करते हुए यात्रा करेंगे। प्रत्येक जत्थे में 50 यात्री होंगे। यात्रा के लिए पंजीकरण कराने के लिए kmy.gov.in वेबसाइट खोल दी गई है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आवेदकों में से यात्रियों का चयन निष्पक्ष, कंप्यूटर जनित और महिला पुरुष संतुलन प्रक्रिया से किया जाएगा। ये प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल है। 2015 से ही ये प्रणाली पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड हो गई है। और इसी खबर के साथ हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।